बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 के अंदर हम लोग जो है वो जड़ की जो आंतरिक संरचना होती है, चाहे वो एक बीजपत्री पादप ले लो चाहे द्विबीजपत्री पादप ले लो, जड़ की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो तना है उसको अगर हम काटते हैं, किस तरीके से ये तना है, अगर उसको हम इस तरीके से काटते हैं, है ना, तो यानी अनुप्रस्थ काट काटते हैं या ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो हमें किस तरीके की जो आंतरिक संरचना है वो देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी जो आपको नोट्स दिए हैं मैंने, उसके अंदर आप लोग नोट्स देखो। नोट्स के अंदर जो जो आपको मटेरियल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। तो एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री पादप क्या होता है, एक बीजपत्री पादप जिसमें बीजपत्र की संख्या क्या होती है, एक होती है। और बीजपत्र का काम क्या होता है बेटा, बीजपत्र का काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, है ना। तो एक बीजपत्री पादप की बात हम कर रहे हैं। अब एक बीजपत्री जो पादप है उसका जो तना होता है या स्तंभ हम इसको कहते हैं, स्टेम कहते हैं, तो उसके अंदर देखो 4 लेयर्स पाई जाती है कोशिका की। सबसे बाहर पाई जाएगी बाह्य त्वचा, अब इसके नीचे आएगी अधस त्वचा, फिर आएगा भरण उत्तक और फिर है संवहनकूलीय क्षेत्र। अब आप देखते हो कि जो भरण उत्तक होता है, हम लोगों ने जब उत्तक तंत्र देखे थे तो उसमें देखा था कि भरण उत्तक डिवाइड होता है बेटा अधस त्वचा में, अंतस त्वचा में, परिरंभ में, है ना, और सामान्य भरण उत्तक में। लेकिन यहाँ पर भरण उत्तक सीधा होता है, यानी परिरंभ नहीं पाई जाएगी, मज्जा भी नहीं पाई जाएगी। ये एक विशेष विशेषता होती है स्तंभ के संरचना की, है ना। तो देखो आपके डायग्राम को अगर मैं निकालती हूँ, मैं उससे समझाती हूँ आपको। देखो ये हमारा डायग्राम है। अगर हम इस तने को टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो सबसे पहली त्वचा दिख रही है आपको बाह्य त्वचा, जो कि एक सिंगल कोशिकाओं की लेयर से बनी है। फिर आपको दिख रही है अधस त्वचा, 1 2 3 लेयर्स दिख रही है। फिर आपको ये भरण उत्तक दिख रहा है पूरा का पूरा, जिसके कोशिकाओं में क्या है, गेप है, जो मैंने पेंसिल से बनाया है। अब उसके अंदर ये रेड रेड मैंने गोली जो स्ट्रक्चर बनाई वो है संवहन पूल। तो 4 हो गए, एक तो बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, फिर भरण उत्तक और संवहनकूलीय क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हम एक एक को देखते हैं, मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ, तो आप नोट्स की जो एक एक लाइन है 1 बाय 1 मैच करें। तो सबसे पहली त्वचा होती है बाह्य त्वचा, एक कोशिकीय परत होती है। देखो सिंगल लेयर है, जैसे ये 1 2 3 लेयर है, नहीं है ना, एक कोशिकीय परत है, तो ये एक कोशिकीय परत होती है, समझ आया। अब उसके बाद मैंने यहाँ रंध्र बना रखे, तो इसका मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा वायु का जो है ट्रांसफर होता है और अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। CO2 अंदर ली जाती है और O2 बाहर निकाली जाती है। तो रंध्र का ये काम है। स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर या रंध्र की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जब हमने बाह्य त्वची उत्तक पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ये रेड स्ट्रक्चर से मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाई है, लेयर बनाई है, ये होती है उपत्वचा, ठीक है। तो उपत्वचा जो होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूटीन की बनी हुई परत होती है। किसकी बनी होती है, क्यूटीन की बनी हुई परत है, तो इसको हम कहते हैं उपत्वचा, है ना। तो उपत्वचा जो है वो पाई जाती है, जो वो जड़ों में नहीं थी, ठीक है। तो क्यूटीन जो होती है, ये जो आवरण है इसके अंदर पाया जाता है, दैट मीन्स बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है। फिर देखो जो हमने मूल की स्ट्रक्चर देखी थी उसमें यहाँ पर रोम निकले हुए थे, तो यहाँ कहीं आपको रोम दिख रहे हैं, नहीं है, तो यहाँ पर रोम अनुपस्थित होते हैं, ये चीज को ध्यान रखना। और कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं है, दैट मीन्स अंतरा कोशिक जो अवकाश होता है वो भी क्या है, अनुपस्थित है। समझ में आ गया। अब इसका काम क्या है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, समझ आ गया। अब इस बाह्य त्वचा के नीचे जो लेयर पाई जाती होती है वो अधस त्वचा होती है। अधस त्वचा जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी हुई होती है। और ये कितने परतों में, 1 2 3 मैंने बनाई है, तो 2 से लगाकर 4 तक जो कोशिकीय परत होती है उससे मिलकर ये बनी हुई होती है। तो अधस त्वचा क्योंकि एक बीजपत्री के अंदर दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी हुई होती है, तो द्विबीजपत्री के अंदर ये स्थूल कोण उत्तक की बनी हुई होती है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले उपत्वचा आ गई, उपत्वचा के नीचे बाह्य त्वचा आ गई और बाह्य त्वचा के नीचे अधस त्वचा आ गई। या दो या चार कोशिकीय परत होती है और दृढ़ोत्तकीय उत्तक की बनी हुई होती है। समझ में आ गया। फिर आता है नेक्स्ट
भरण उत्तक, ठीक है। भरण उत्तक जो होता है जनरली डिवाइड होता है किस किस के अंदर, ये डिवाइड होता है अंतःत्वचा में, सामान्य वलकुट में, फिर परिरंभ में, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ ये मधुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ इन कोशिकाओं के बीच में आप क्या कर रहे हो, गेप देख रहे हो, है ना। तो ये गेप जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, यानी अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, क्योंकि ये मृदुतकीय उत्तक की बनी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जल का क्या कि जो भोजन है उसका निर्माण किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, भोजन को स्टोर करके रखा जाएगा। और इनके बीच में जो गेप है ना, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब एक और विशेषता ध्यान रखें कि इसमें जो, ये तो मैंने क्या बीच का सेक्शन बनाया है, अगर मैं इसको गोल इस तरह से डायग्राम लेती हूँ, देखो ये, अगर ये तो संवन फूल है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैंने इस तरह से गोल क्या है, काटा है तने को, है ना। तो यहाँ पर जो भरण उत्तक होता है उसके परिधि की ओर की कोशिकाएं कैसी होंगी, छोटी होगी आकृति में, और बीच के अंदर कैसी होगी, बड़ी होगी। तो वलकुट की कोशिकाओं की क्या होती है, ये विशेषता होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आपके नोट्स के अंदर कि केंद्र में तो कैसी होती है, बड़ी, और परिधि की ओर कोशिकाएं कैसी होती है, छोटी होती है। फिर देखो, एक बीजपत्री पादप में घास फूल के पादपों में स्तंभ का मध्य भाग खोखला होता है, बिल्कुल खाली होता है। जैसे कि अगर आप देखते हो ये नीचे, अगर आपको डायग्राम में मैं दिखाती हूँ फिर से, संवन फूल के डायग्राम से ही समझाती हूँ कि जैसे ये साइड में तो कोशिकाएं होगी, ठीक है, गोलाकार आकृति में, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होगा। जैसे ये पाइप पाइप में होता है कि साइड में तो कोशिकाएं हैं, लेकिन ये बीच से खाली है, ये दिख रहा है सामने खाली सा। तो यही चीज होती है भरण उत्तक के अंदर, जो घास फूल यानी जो घास होती है आपके लोन घास होती है ना, उसके अंदर इसी तरीके का तना पाया जाता है। घास को आप तोड़ के देख लेना, उसमें जो पतला सा डंठल होता है तना, वो बीच में से खाली होता है ना। तो वो खाली स्थान, ये जो खाली स्थान आपको देख रहे हो, साइड में तो सेल्स हैं लेकिन खाली स्थान है, उसको क्या बोला जाएगा, गुहा बोला जाएगा, जो है मज्जा गुहा। समझ में आ गया। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसके संवहन फूल की विशेषता, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, संवहन फूल जो होते हैं क्या क्या होते हैं, संवहन फूल में ये मृदुतकीय कोशिकाएं आपको दिख रही है, जो मैंने लिखा है डायग्राम के अंदर, है ना। तो मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती है। मृदुतकीय कोशिकाएं जो होती हैं, इनका काम होता है यानी ये भरण उत्तक की कोशिकाएं हैं, ये भोजन का संग्रहण करना और ये सब काम करती है, ठीक है। अब फिर इसके बीच के अंदर संवहन फूल क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। मैंने एक संवहन फूल का क्या किया, डायग्राम बनाया। अब संवहन फूल का निर्माण होता है बेटा फ्लोएम और जाइलम से मिलकर, राइट। तो यहाँ पर इसके चारों ओर ये दृढ़ोत्तक का बना हुआ, ये काले कलर की जो सेल्स बनाई है मैंने, कोशिकाएं बनाई है, तो ये जो आपको काले कलर का आवरण दिख रहा है, इसे बोला जाता है फूल आच्छंद। तो ये चीज ध्यान रखना कि संवहन जो फूल होते हैं वो एक दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं के आवरण से घिरे रहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, फूल आच्छंद बोला जाता है। तो फूल आच्छंद जो है वो पाया जाता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद वही फ्लोएमी होते हैं, यानी फ्लोएम बाहर की अंदर है और जाइलम अंदर की ओर होगा। तो ये वही फ्लोएमी, ये जो ग्रीन सेल्स आप देख रहे हो ये फ्लोएम को दिखा रहे हैं। फ्लोएम में चलनी नलिका होती है, तो ये मैंने चलनी नलिका बनाई, सहायक कोशिकाएं बनाई, ये यहाँ पर प्राथमिक फ्लोएम बनाए। तो वही फ्लोएमी होते हैं, फ्लोएम बाहर होते हैं और ये अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, ठीक है। अब जाइलम भी कैसे होते हैं, अंतः आदिदारू, यानी ऊपर देखो मेटाजाइलम कैसे आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, और प्रोटोजाइलम क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। मेटाजाइलम बाहर है और प्रोटोजाइलम अंदर है। तो प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर अंतःदारिक और बही आदिदारू कहते हैं। तो क्योंकि ये आदिदारुक यानी प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, इसलिए ये एक बीजपत्री के संवहन फूल कैसे होते हैं, अंतः आदिदारुक होते हैं, ठीक है। अब ये पेंसिल से बनी हुई जितनी भी सेल्स है, ये क्या है, मृदुतकीय कोशिकाएं। अब ये जो आप देख रहे हो नलिकाकार स्ट्रक्चर, ये है वाहिकाएं, ठीक है। किसकी, मेटाजाइलम की वाहिका है, और ये प्रोटोजाइलम की वाहिका है। तो प्रोटोजाइलम की जो वाहिकाएं होती है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर, उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर भी एक वाहिका और रही होगी, हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाहिकाएं जो होती है प्रोटोजाइलम की, वो नष्ट हो जाती है, प्लस ये मृदुतकीय कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती है, उसकी वजह से एक गुहा बन जाती है ना, जिसे कहा जाता है जलधारी गुहा, जिसमें जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हुई संवहन फूल की। तो देखो, संवहन फूल हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और है कि इसके संवहन फूल, अगर आप जाइलम को देखते हो, तो अगर आप
इस तरीके से ये मेटाजाइलम है दोनों और ये प्रोटोजाइलम, इनको आप इस तरीके से जोड़ते हो तो एक वी शेप बन रही है ना। तो कहने का मतलब है कि एक बीजपत्री तने के अंदर जाइलम की विशेषता होती है कि बाहर तो पूर्ण आच्छादित पाया जाता है, प्लस जाइलम जो होते हैं वो वी या वाई आकार की क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम इसके एक एक कमेंट को देख लेते हैं बेटा। तो संवहनपूलीय क्षेत्र, संवहनपूल किसमें बिखरे रहते हैं, भरण उत्तक में बिखरे पड़े रहते हैं। संवहनपूल अंडाकार संयुक्त समपार्श्विक बहिफ्लोएमी अवर्धी होते हैं। संवहनपूल अंडाकार होते हैं, कैसे होती है आकृति, अंडे के समान। फिर संयुक्त होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद समपार्श्विक होते हैं। समपार्श्विक में पता है एदा की प्रकृति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर दो हम प्रकार में बांट देते हैं, वर्धी और अवर्धी। तो ये बहिफ्लोएमी होती है, देख रहे हो आप, फ्लोएम बाहर है, जाइलम क्या है, अंदर है, ठीक है। और अवर्धीय मतलब एधा इन दोनों के बीच में नहीं पाई जाती। समझ आ गया? फिर उसके बाद है संवहनपूल के चारों ओर दृढ़त्व की कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसे पूल आच्छादन कहते हैं। अभी मैंने आपको ये समझा दिया। फिर है जाइलम बी और वाई आकार की क्या बनाते हैं, भुजाएं बनाते हैं, ठीक है, आकृति बनाते हैं। उसके बाद है इसमें मेटाजाइलम वाहिकाएं भुजाएं बनाएगी, यानी ये जो भुजा आपको दिख रही है ये तो बनी होगी मेटाजाइलम की, और प्रोटोजाइलम जो है वो क्या बनाएगा, ये आधार बनाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये तो क्या बन रही है, भुजा, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, आधार। तो प्रोटोजाइलम यहाँ पर क्या बनाएगा, आधार, और ये दो जो हिस्से निकले हुए ये बने होंगे किसके, मेटाजाइलम के। संवहनपूल कैसे होते हैं, अंतः आदिदारु, क्योंकि प्रोटोजाइलम किधर है, अंदर की ओर, और मेटाजाइलम बाहर की ओर है। फिर है कुछ प्रोटोजाइलम वाहिकाएं तथा मृदुत्व की कोशिकाएं विघट होने से प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के नीचे केंद्र की ओर लयजात गुहिका या जलधारी गुहिका का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये गुहा बन गई जिसमें जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो ये तो आपके संवहनपूल का डायग्राम हो गया, और ये आपके किसका हो गया, एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का हो गया। तो ये देखो, सबसे पहले उपत्वचा आ गई, बाह्यत्वचा हो गई, अंतःत्वचा हो गई, भरण उत्तक हो गया। भरण उत्तक में, भरण उत्तक जो है वो अंतःत्वचा, परिरंभ, मज्जा इनमें डिवाइडेड नहीं होता, सीधा भरण उत्तक ही होता है मृदुतक की कोशिकाओं का, और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, संवहनपूल पाए जाते हैं। तो ये क्या होगी,